फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनना ये भारत का एक बहुत पुराना सपना है। फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर साल ये न्यूज़ में भी दिख ही जाता है। बस 5 साल और, बस 3 साल और, फिर हमारे इंपोर्ट्स की समस्या खत्म हो जाएगी। हर साल हम इस सपने को दोहराते जाते हैं, लोगों के मन में आशा की किरण जगाते हैं। Prime Minister Modi urged the nation to become self-reliant in fertilizer production. तो हमने तय किया है यूरिया में इंपोर्ट कम करने के लिए अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। लेकिन हमारे सपनों में और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स एक रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। साल खत्म होते हम लगभग $18 बिलियन के फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर चुके होंगे। $18 बिलियन मतलब करीब करीब 1,60,000 करोड़ रुपए। ये हमारे पूरे साल के एजुकेशन बजट से भी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो सवाल सिंपल है कि आखिर हम फर्टिलाइजर्स में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रहे। इसको समझने के लिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम सारे मेन फर्टिलाइजर्स को कैटेगरीज में बांटेंगे और फिर एक एक करके हर कैटेगरी के प्रॉब्लम समझेंगे। इससे आपको इंपोर्ट डिपेंडेंस के पीछे का कारण भी समझ आ जाएगा। फिर पार्ट 2 में हम इन इंपोर्ट्स को कम करने की स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिन पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने किसी कंपनी विशेष की बात नहीं की है। फूड सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी एक इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हमने एक मैक्रो लेंस से एनालाइज किया है, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मार्केट के लिस्टेड प्लेयर्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा, पर उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट हमारे निजी जिंदगी पे पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। नाइनटीन 1960s की बात है। पूरा वर्ल्ड भुखमरी का शिकार बन गया था। भारत, चाइना, अफ्रीका सब सफर कर रहे थे। दुनिया में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही थी, हम उतनी तेजी से खाने का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे थे। हर कोई बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा था कि कम जमीन में ज्यादा खाना कैसे उगाया जाए। जवाब मिला हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप या HYV में। हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स के कारण आज हमें खाने की कमी फेस नहीं करनी पड़ती, पर हाई यील्डिंग वैरायटी वाले क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारा पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जरूरत पड़ता है। और इसीलिए भारत ने 1970s के बाद भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिया। पर सारे फर्टिलाइजर्स एक समान नहीं है। जिस तरह हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स, हम ह्यूमंस के न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का एक संतुलित आहार चाहिए होता है, ठीक उसी तरह फसलों को भी NPK का एक संतुलित आहार चाहिए होता है। N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और K यानी पोटेशियम। भारत के लिए इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिकमेंडेड रेशियो 4:2:1 है। मतलब जितना पोटेशियम या K यूज किया जा रहा है, उससे 2 गुना फास्फोरस यूज करना चाहिए और 4 गुना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए मेनली यूरिया यूज किया जाता है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होता है। फास्फोरस के लिए मेनली DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज किया जाता है। इसमें 46% फास्फोरस होता है। DAP में साथ में 16% नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी है। और पोटेशियम के लिए मेनली MOP यूज होता है। इसमें 60% पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन है। हमें अगर भारत के बढ़ते फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को समझना है, तो हमें यूरिया, DAP और MOP तीनों को एक एक करके डिटेल में समझना होगा, इनके सप्लाई चेन को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। सारे फर्टिलाइजर्स में यूरिया का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, लगभग 50-60%। ऐसे तो हम हमारे टोटल यूरिया कंजम्पशन का बस 15-20% इंपोर्ट करते हैं, बाकी का 75-80% हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर डीप में जाके देखा जाए तो यूरिया के आत्मनिर्भरता में भी बहुत निर्भरता छुपी हुई है। टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट में 35% शेयर यूरिया का है। बेसिकली फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा शेयर यूरिया का ही है। और तो और हम जो यूरिया का उत्पादन करते हैं, उसके रॉ मटेरियल के लिए भी हमें इंपोर्ट्स का ही सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, यूरिया का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और साथ ही साथ सप्लाई भी गिर रही है। तो दोनों तरफ से हमारा इंपोर्ट रिलायंस ऊपर ही जा रहा है। सबसे पहले यूरिया की डिमांड बढ़ने के कारण समझते हैं। भारत में यूरिया जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है।
भारत का रिकमेंडेड एनपीके रेशियो 4:2:1 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा एक्चुअल एनपीके रेशियो 10.9:4:1 था। यूरिया का यूज किसानों के लिए एक लोन ट्रैप की तरह बन गया है। एक बार फंस जाओ तो उससे निकल पाना मुश्किल है। यूरिया बाकी फर्टिलाइजर से सस्ता है, तो उपज बढ़ाने के लिए किसान यूरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे से एक सेंटेंस पढ़ूं तो, एज लॉन्ग एज वन न्यूट्रिएंट इज वास्टली चीपर देन अदर्स, इट्स ओवर यूज इज स्ट्रक्चरली एम्बेडेड। यानी कि जब तक यूरिया बाकी फर्टिलाइजर से सस्ता मिलेगा, तब तक उसको फार्मर्स ओवर यूज करते रहेंगे। आज के दिन 1 केजी यूरिया बाजार में लगभग 6 रुपए का मिलता है, पर 1 केजी डीएपी के लिए 27 रुपए लग जाते हैं और 1 केजी एमओपी के लिए 32 रुपए। इसीलिए किसान ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, नाइट्रोजन की भी। एक्सेस यूरिया और एक्सेस नाइट्रोजन के कारण सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। फिर नाइट्रोजन लीक होकर ग्राउंड वाटर को दूषित करता है और इस कारण से फसल भी एफिशिएंटली नाइट्रोजन नहीं कंज्यूम कर पाते। दुनिया भर में नाइट्रोजन यूजेज एफिशिएंसी यानी NUE 30-40% के रेंज में है। मतलब अगर फसल में 100 kg नाइट्रोजन डाला जा रहा है तो फसल बस 30 kg नाइट्रोजन यूज करता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। भारत का भी नाइट्रोजन यूसेज एफिशिएंसी इसी रेंज में है और गिरे ही जा रहा है। ज़्यादा यूरिया डालने से फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि बाकी फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में यूरिया इतना सस्ता क्यों है? सब्सिडी की वजह से। यूरिया का भाव सरकार तय करती है और मार्केट में यूरिया प्रोडक्शन कॉस्ट के 20% रेट पे बिक रहा है। यानी कि अगर कोई कंपनी यूरिया बनाने में 100 रुपए खर्चती है तो वो किसान से बस 20 रुपए लेती है। बचे हुए 80 रुपीज़ कंपनी को गवर्नमेंट से मिलता है सब्सिडी के रूप में। ऐसे तो फास्फोरस और पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर्स पे भी सब्सिडी मिलती है, पर यूरिया को सबसे ज़्यादा मिलती है। फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को जो बजट एलोकेट होता है, उसका लगभग 63-68% एलोकेशन सिर्फ यूरिया की सब्सिडी के लिए होता है और बचा हुआ 25-32% अमाउंट फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में एलोकेट होता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को 1.86 लाख करोड़ का एलोकेशन मिला, जिसमें से 1.18 लाख करोड़ बस यूरिया को सब्सिडाइज करने में चला गया। तो अब सवाल ये है कि अगर यूरिया का प्राइस कम होना प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट सब्सिडी कम करके प्राइस बढ़ा क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा और लोग यूरिया यूज करना कम कर देंगे। पर यह बहुत ही किताबी सुझाव होगा। गवर्नमेंट एक साथ सब्सिडीज नहीं हटा सकती। इससे फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जिसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आज भी यूरिया इतना सस्ता बिकता है और हमें जितना यूरिया टेक्निकली यूज करना चाहिए, हम उससे ज़्यादा यूज करने लग रहे हैं। पर इस एक्सेस डिमांड के साथ साथ यूरिया में सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। यूरिया के प्रोडक्शन का 90% कॉस्ट नेचुरल गैस का है, बट लोकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रायोरिटी पे रखा गया है। ये कंपनीज बेसिकली CNG और PNG डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन पे हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है, वो आप इस वीडियो के बाद आराम से देख लेना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स का शेयर साल दर साल बढ़ते जा रहा है। 2015-16 में फर्टिलाइजर सेक्टर बस 40% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता था, पर रीसेंट ईयर्स में फर्टिलाइजर सेक्टर 85% नेचुरल गैस इंपोर्ट करने लगा है और इंपोर्टेड नेचुरल गैस डोमेस्टिक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए यूरिया बनाना और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो यूरिया का डिमांड सब्सिडाइज प्राइसेस की वजह से हाई है और सप्लाई साइड पे हम मेजर रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम ट्रूली आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसमें भी एक छोटी निर्भरता छुपी है। अब आई होप आपको यूरिया का डिमांड सप्लाई समझ आ गया होगा। तो अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर DAP समझ लेते हैं। DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 46% फॉस्फोरस कंटेंट होता है। यूरिया के बाद हम सबसे ज्यादा DAP इंपोर्ट करते हैं। भारत में DAP में सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स है। हमारे डोमेस्टिक DAP कंजम्पशन का 55-60% हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि DAP में लगने वाला एक रॉ मटेरियल रॉक फॉस्फेट हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। एज अ रिजल्ट हम हमारे 95% फॉस्फेट रिक्वायरमेंट्स सऊदी अरेबिया, मोरक्को, जॉर्डन और रशिया जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल अनअवेलेबिलिटी के कारण हमारी DAP प्रोडक्शन कैपेसिटी लो है, प्लस सेक्टर भी काफ़ी रेगुलेटेड है।
रिसेंटली फॉस्फेट और पोटेशियम मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कैप्स लगा दिए गए हैं। P&K फर्टिलाइजर्स के प्रॉफिट्स पे आज के दिन 8 से 12% का कैप है। इन सब रीजंस की वजह से भारत में डीएपी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर पा रहा। इतने हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। 2023 तक हम टोटल डीएपी इंपोर्ट्स का 35% चाइना से लेते थे। हमने अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई किया और इस नंबर को हम 19 to 20% तक ले आए। बट फिर अचानक 2023 में चाइना ने डीएपी एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसकी वजह से डीएपी के दाम बढ़ने लगे ग्लोबल मार्केट्स में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम भुगत रहे हैं। तो इसमें भी हम मोटा मोटा डिपेंडेंट ही हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर एमओपी की तरफ। एमओपी यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटैश। एमओपी में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन 60% होता है। एमओपी के लिए तो हम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। भारत में पोटैश के कमर्शियल रिजर्व्स है ही नहीं। इसीलिए एमओपी हम कनाडा, रशिया, इजराइल और जॉर्डन से इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए एमओपी हमारे किसानों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है और वो इसे यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे तो भारत के टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन में एमओपी का शेयर 5% भी नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स में एमओपी का शेयर 20 से 25% है। 100 बात की एक बात, भारत के पास फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल्स नहीं है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। इसलिए जब फर्टिलाइजर्स की नीड बढ़ती है तो हमारे पास इंपोर्ट बढ़ाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। उसमें अगर जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस आ जाएं और एक्सचेंज रेट्स भी टूट जाएं तो हमारे इंपोर्ट बिल्स और भी ज़्यादा शूट अप कर जाते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा ही कुछ हुआ। जून से सितंबर में अच्छे मॉनसून्स के कारण सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अच्छा था काफ़ी सारे रीजन्स में, तो फार्मर्स ने विंटर्स में ज़्यादा फसल बोए। इससे फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ गया। हमारा प्रोडक्शन फ्लैट ही रहा पर इंपोर्ट्स शूट अप हो गए। अप्रैल टू दिसंबर 2025 में हमने लगभग $14 बिलियन के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए। साल खत्म होते होते ये नंबर बढ़ के $18 बिलियन हो सकता है। बेसिकली हमारे फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। पर ये तो इतना क्रिटिकल है, इसको टैकल कैसे किया जाए? देखो, यूरिया को तो हम ओवर यूज ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यूरिया का यूज कम करवाना होगा। इसके लिए हमें किसानों का बिहेवियर चेंज करवाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी अब काफी प्रचार प्रसार कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कई बार लोगों से यूरिया का यूज कम करने को कहते रहते हैं। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। यूरिया का यूज कम करवा के गवर्नमेंट भारत को एक बैलेंस्ड एनपीके रेशियो की तरफ ले जाना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट नैनो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे इनिशिएटिव्स प्रमोट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पीएम प्रणाम स्कीम के थ्रू इंसेंटिवाइज किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने स्टेट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करवाने का मैंडेट दिया गया है। वो जितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी बचवा पाएंगे उसका 50% वैल्यू स्टेट्स को मिल जाएगा। बट बिना ऑल्टरनेटिव्स दिए आखिर फार्मर्स को भी फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए कैसे मनाया जाए? आउटपुट पे थोड़ा भी इम्पैक्ट हुआ तो उनकी आमदनी डायरेक्ट कम हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट इन 3 हाई इंपोर्ट फर्टिलाइजर्स के ऑल्टरनेटिव्स भी प्रमोट करना चाह रही है, करने की कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट किसानों के पास ऑल्टरनेटिव्स हो। यूरिया का ऑल्टरनेटिव है नैनो यूरिया। डीएपी के 2 हैं, नैनो डीएपी और एसएसपी। और पोटेशियम का ऑल्टरनेटिव है पीडीएम। एक एक करके क्विकली इन ऑल्टरनेटिव्स पे नजर डालते हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स जैसे कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सॉइल में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। इससे प्लांट सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स को सही से अब्जॉर्ब कर पाते हैं और वेस्टेज कम हो जाता है। स्टडीज के हिसाब से नैनो यूरिया का एक 500 ml का बॉटल यूरिया के एक 45 किलो के बैग को रिप्लेस कर सकता है। और तो और नैनो यूरिया का यील्ड यूरिया से 2 to 15% बेटर है डिपेंडिंग ऑन सॉइल एंड क्रॉप वैरायटी। तो इससे फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट 20 से 25% तक गिर सकता है। उसी तरह नैनो डीएपी का एक बॉटल डीएपी के एक पूरे बैग को रिप्लेस कर सकता है। फार्मर को डीएपी का एक बैग 1350 रुपए का पड़ता है और वहीं नैनो डीएपी का एक बॉटल 600 रुपए का पड़ता है। मतलब फार्मर का डीएपी कॉस्ट आधा हो सकता है। नैनो फर्टिलाइजर बनाने में नॉर्मल फर्टिलाइजर बनाने से कम रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट्स काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और बिना सब्सिडी के भी इनका कॉस्ट ठीक ही पड़ता है। तो फॉरेक्स और सब्सिडी दोनों में बचत होती है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
नैनो यूरिया का पेटेंट भारत के पास है। जिस तरह यूपीआई भारत का इनोवेशन है, ठीक उसी तरह नैनो यूरिया भी हमारा इनोवेशन है। पर यह टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेजेस में है। इससे एग्जैक्ट कितनी सब्सिडी बचेगी, कितने इंपोर्ट्स कम होंगे, ये सब अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आने वाले सालों में नैनो फर्टिलाइजर पॉपुलर होते हैं तो ये काफ़ी हद तक भारत के फर्टिलाइजर इंपोर्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के लिए हमारे पास एटलीस्ट कुछ होप है। पर पोटेशियम का क्या? एमओपी तो हम 100% इंपोर्ट करते हैं। एमओपी का ऑल्टरनेटिव पीडीएम या पोटैश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस है। ये शुगर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है, तो इसे 100% भारत में प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ, एमओपी के कंपैरिजन में पीडीएम का पोटैश कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो है। एमओपी में 60% पोटैश कंटेंट है, पर पीडीएम में बस 14.5% कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसका छिड़काव ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट्स कम करने के हिसाब से ये भी एक प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहा है। इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के साथ साथ गवर्नमेंट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज के लिए एनपीके का मिक्स प्रमोट कर रही है और वो नेचुरल केमिकल फ्री फार्मिंग भी प्रमोट कर रही है। बेसिकली एग्रीकल्चर की तरफ हमारा अप्रोच चेंज हो रहा है। इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लिया जा सकता। भारत बहुत बड़ा देश है। हर स्टेट में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग तरह के फसल हैं। तो जाहिर है कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है। अपन को नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशन, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग लगती हैं। लेकिन एक किसान के तरफ से सोचिए। एक किसान के लिए ये उसकी रोजी रोटी का सवाल है। भारत के 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो उस किसान के लिए हर फैसला ये तय करता है कि उसके बच्चे का पेट भरेगा या फिर वो भूखे पेट सोएगा। ऐसे में किसान फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी प्रेफर करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने से घबराएंगे। भारत के लिए इतने सारे किसानों को विश्वास दिलाना और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम करवाना दोनों ही बहुत मुश्किल पर ज़रूरी काम है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने कई सालों पहले एक बात कही थी, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। इस बात में आज भी उतनी ही सच्चाई है जितनी तब थी। बिना खेती के हमारे प्लेट में खाना नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी और हर तरफ भुखमरी का माहौल होगा। फूड सिक्योरिटी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है और बिना फर्टिलाइजर्स के आज के दिन फूड सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। पर शायद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशंस हमारी कंट्री को बचा लें। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका फार्मिंग से कुछ भी वास्ता है, आप हाइड्रोपोनिक्स या कोई और नई टेक्निक यूज़ करके फार्मिंग कर रहे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। भारत के फर्टिलाइजर स्पेस में कई बड़े लिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल है, पारादीप फॉस्फेट्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। पर ये स्पेस इतना ज़्यादा रेगुलेटेड है कि सेक्टर की कंपनीज को पिक करके डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो सकता था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक समझना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, हम आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।